Everyone, welcome back to Voices of Meerut. Today we bring to you more information and also busting a lot of myths. Today we have with us Dr. Anuj Rastogi. He is a pediatrician with more than 31 years of experience and the first one to start intensive care here in Uttar Pradesh. His emphasis has always been on psychoeducation and following a holistic approach in always treating the children. So hello sir, welcome to our podcast. Good morning. First of all, we would really like to ask you, how has your journey been and where did you get this idea to start and be the first one to start this intensive care? No, I was always thinking why it is happening, क्यों क्या हुआ ऐसे, मतलब मुझे ये सोचता रहता था. मैं कभी अपनी एक ही डायग्नोसिस पे ट्रस्ट नहीं करता था. मुझे लगता था कि देयर इज मच मोर देन दिस. और अब ये नेचर से था, धीरे धीरे शुरू हो गया. मैंने जसवंत राय ज्वाइन किया जहाँ सुपर स्पेशलिस्ट थे, तो उनके साथ धीरे धीरे शुरू हो गया. जैसे वहाँ लोग पेट दर्द से आते थे और एसिडिटी की दवाई खा रहे होते थे. जब वहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वो एंडोस्कोपी करते तो वो कहते हैं इसके पेट में तो कुछ नहीं है, दिस इज़ आई मीन सब फीलिंग्स जिसकी वजह से इसको ऐसा हो रहा है. तो ऐसे धीरे धीरे मेरा बेस बनता रहा और उन सीनियर्स के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं फिर वो बच्चों पे भी अप्लाई करने लगा और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा. ऑब्वियसली ये तो एक लर्निंग कर्व है. भी हम समझते हैं कि मेडिकल फील्ड में वंस यू स्टार्ट डूइंग समथिंग एंड जब उसमें इंटरेस्ट होता है तो इंसान उसी में ग्रो करता रहता है. आई विल क्विकली जंप इनटू द वेरी बर्निंग क्वेश्चंस व्हिच आई एम श्योर ऑब्वियसली यू आर आल्सो गेटिंग, और हमारे पास तो लेके आते हैं बच्चे वो चीज़ें. अब ये विंटर सीजन चल रहा है, अब कॉमन कोल्ड यूजुअली सभी को हो जाता है और वैक्सीनेशन से कई बार लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं. तो कौन सी ऐसी वैक्सीनेशंस हैं जो बच्चों को करानी चाहिए? देखिए, सारी वैक्सीन जितनी भी अवेलेबल हैं, बेस्ट गिफ्ट है नेचर का, मतलब मेडिसिन का पब्लिक के लिए या लोगों के लिए. आप सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय फ्लू वैक्सीन है और इस समय बहुत ही ड्रेडफुल सिचुएशन है. जिन भी बच्चों की ऑक्सीजन घट जाती है हम बहुत परेशान हो जाते हैं. जब एक्सरे करते हैं तो वाइट होने लगता है. तो एंड इट इज़ ए फियर समथिंग. जैसे अब मैं बोलता हूँ 70-80% चांस है ये इम्प्रूव कर जाएगा. अगर ये और वाइट हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा. तो उसमें लंग गलना शुरू हो जाता है. तो इसलिए अपनी तरफ से मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए. तो वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस बात पे बहुत एम्फेसिस करते रहते हैं. तो मेक श्योर हम उस स्टेज तक पहुंचे ही नहीं और पहले ही प्रिवेंटिव चीज़ें अपनाएं. एंड ऑब्वियसली इंटरनेट इतना बढ़ता जा रहा है, बच्चों को लेके वीडियोस सारे टाइम आती है, सब लोग सजेस्ट कर रहे हैं ये करो ये नहीं करो. ये बहुत ही आजकल जो फैड्स हम एक बोलते हैं कि एक चीज़ चल रही है कि बच्चों को शुगर सॉल्ट 2 साल की एज तक दे ही नहीं. देखो, मैं प्रैक्टिकली नहीं इसे फैड नहीं मानता. ये तो एक सही चीज़ है और ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइन भी है. प्रैक्टिकली देखो, आप हर चीज़ में शुगर है और हर चीज़ में सॉल्ट है. अगर आप ब्रोकली खा रहे हो तो सॉल्ट जा रहा है आपके अंदर. आप दूध पी रहे हो तो लैक्टोज भी शुगर है. आप फ्रूट खा रहे हो फ्रक्टोज, वो भी शुगर है. वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिंग शुगर एंड एडिंग सॉल्ट. एडिंग शुगर से क्या होगा, आप प्रोसेस फूड की तरफ चल पड़ते हो, आप ज़्यादा टेस्ट फैंसी हो जाते हो. आपको लॉन्ग टर्म पिक्चर देखनी है कि ये बच्चा बड़े होके क्या खाए जिससे ये हेल्दी रहे. आप देखो, जेनेटिक्स के अलावा, इन्फेक्शंस के अलावा और एक्सीडेंट्स के अलावा ज़्यादातर जो डिसीज़ है वो मैन मेड है. और मैन मेड डिसीज़ जो है हमारी लाइफ स्टाइल से बनती है और जो हम खा रहे हैं, जो हमारा न्यूट्रिशन है उससे बनती है. 1950 से पहले सब लोग बाजरा खाते थे, ज़्यादा कुटू खाते थे, वैरायटी थी खाने के अंदर. बट अब क्या हो गया, सब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी तो गेहूं ही खाते रहे. अब गेहूं में क्या है, चाहे तो डबल रोटी है, चाहे बिस्किट्स हैं, मतलब सूजी मैदा के जितने भी स्वरूप हैं वो सब व्हीट है. तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है, सॉल्ट का बहुत बड़ा रोल है. जितने बीपी वाले पेशेंट हैं सबका ही बीपी हो जाता है 40+ पे जाके. तो अगर वो सॉल्ट पहले से कंट्रोल चल रहे हैं तो शायद उन्हें बीपी होगा नहीं, या होगा तो कम होगा. और ऐसी शुगर से अब जैसे ओबेसिटी है ना, ओबेसिटी इज हार्मोनल मोर ऑफ बिकॉज ऑफ इंसुलिन. जितना आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें खाते हो उतना इंसुलिन जंप करता है. तो वो अब लॉन्ग टर्म, जैसे बच्चे पहले इतने ओबीज नहीं दिखते थे, सबकी गर्दनें काली हो रही हैं, कैंथोसिस नाइग्रेंस होता है. जब 8-10 साल की उम्र पे हो जाते हैं तो उन्हें गर्दन सबकी ब्लैक पड़ने लगती है और उनमें से कुछ को डायबिटीज़ हो जाती है, कुछ को ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही होती हैं. तो अगेन आई थिंक हमारा एम्फेसिस वही है कि प्रिवेंशन, शुरू से ही लाइफस्टाइल सही रखेंगे तो ये ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है देखने के लिए कि शुरू से ही आप अपना सॉल्ट शुगर इनटेक कंट्रोल करेंगे
ऐसे 40 में जाके कोई मैजिक नहीं हो जाना है कि तब चीज़ें सही होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास लेके आते हैं इन चीज़ों के लिए कि बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते, या कोविड की वजह से ना स्क्रीन टाइम उन्हें लगता है कि अब कंप्यूटर पे ही चीज़ें आ जाए। तो आपका इस चीज़ के लिए क्या सजेशन है? देखिए, हर चीज़ में एक बैलेंस चाहिए। देयर इज़ नो डाउट इंटरनेट ने हमारी लाइफ को कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया, कहीं ज़्यादा ऑटोमेटेड कर दिया, और हमारी लाइफ इतनी सिंपल और आसान कभी नहीं थी। बट साइड बाय साइड इसने फोकस ख़राब कर दिया, जो हमारा टेंशन स्पैन है वो डिस्टर्ब कर दिया, मल्टीटास्किंग ज़्यादा करने लगे। उससे ना बच्चों की बिहेवियर पे बहुत फ़र्क पड़ने लगा, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन नहीं है, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ख़त्म हो गए। उनका इमोशनल क्वेश्चन तो बेटर हो गया, इमोशनली तो क्योंकि उन्हें फ्रीडम है, कम बच्चे उन्हें पूछा जाता है, बट रिजेलियंस बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक बार उनसे कुछ हो गया तो हो गया, फिर नहीं करते। तो मुझे लगता है कंप्यूटर पे ये स्क्रीन की पढ़ाई ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म देखो, आप 10-5 मिनट की बात नहीं है, ये एडिक्टिव है। उसमें फिर आप वही देखते रहते हैं। बच्चों को ज़्यादा चश्मे लग रहे हैं। मेरी क्लिनिक पे मैंने ऑटो रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट रखी हुई है, एंड आई एम सरप्राइज 4-5 बच्चे रोजाना मायोपिक निकल रहे हैं, जिनका नंबर निकल रहा है। देन वी सेंड देम टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और उनकी सबकी हिस्ट्री एक ही है कि वो मोबाइल देखते रहते हैं। तो ये अब तो कोविड तो बीत गया, अब मेरे ख्याल दिस इज द टाइम फॉर एक्शन। जो स्क्रीन टाइम एक बैलेंस्ड अमाउंट में होना चाहिए। बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए। नहीं, उसका जैसे 2 साल से पहले तो स्क्रीन मना ही करते हैं, उसके बाद 5-6 साल तक 1 घंटा या फिर 2 घंटा। तो मैं लोगों को कहता हूँ, अगर एडिक्टेड हो गया बच्चा तो पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करें। 10-15 मिनट का अलार्म लगा के दे दें बच्चे को, और उसको पीस मील में देखने दें। और जब हम बाउंड्रीज सेट कर देते हैं, जब हम एक हिसाब किताब बना देते हैं बच्चे के सामने पहले ही, तो बच्चे कंट्रोल में आते हैं। अदरवाइज आप जितनी बार उनसे मोबाइल मांगोगे वो कहेंगे अभी 1 मिनट में दे रहा हूँ, अभी 2 मिनट में दे रहा हूँ। वो तो एक्सटेंड करने के लिए कि अब हो जाएगा। एडिक्टिव है, बहुत एडिक्टिव है। बच्चों की तो परेशानी है ही, उसके साथ आई थिंक पेरेंट्स के लिए भी आजकल पेरेंटिंग, अगेन बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड अदर रीजंस, पेरेंटिंग इज ऑल्सो बिकम वेरी डिफिकल्ट कि ये चीज़ें नेविगेट कैसे करें, एंड द चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू मच टू सून। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पास कि पेरेंटिंग के लिए हमें बता दीजिए, बच्चे को कैसे संभालें, जिद्दी हो गया, या इस चीज़ के लिए क्या और कर सकते हैं? पूछते हैं पेरेंट्स। मैं वही कहता हूँ कि आप बाउंड्रीज सेट करो। अब लाइक जैसे एक बच्चा मार्केट जा रहा है, तो अब मम्मी के साथ जा रहा है, आप मान लो ग्रॉसरी स्टोर में चले गए, तो बहुत जल्दी टेंट्रम शुरू हो जाएंगे। वो कहेगा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। या तो आप दिलाओ उन्हें, वो दिला दोगे तो कुछ और चाहिए, और या आप जब मना करते हो तो वो फैल जाते हैं। तो इसका वही बाउंड्रीज, आप पहले ही जब आप उसे मार्केट लेके जा रहे हैं तो आप उसकी एक्सपेक्टेशन सेट कर दें कि बेटा आज मैं जो है ये खरीदने जा रही हूँ, और मेरा आज एजेंडा कोई तुम्हारे लिए सामान दिलाना नहीं है, तुम्हें मुझे हेल्प करनी है इसे खरीदने में, और वो हम लेके आएंगे, दैट्स इट। तो पहले ही उसकी एक्सपेक्टेशन मीट आउट होगी, भाई ये तो मतलब मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ। तो ये पेरेंट्स नहीं करते हैं, और वो सोचते हैं बच्चे बिल्कुल बड़ों की तरह हैं, या अभी तो छोटा ही है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। मुझे इस बात पे पुरानी एक चीज़ याद आई, किसी बुक में ही लिखी है पेडियाट्रिक्स की, कि चिल्ड्रन नॉट जस्ट स्मॉल अडल्ट्स, दे आर नॉट मिनिएचर एडल्ट्स, दे आर डिफरेंट एंटिटी। सब कुछ इनका अलग होता है, इनके साथ बिहेवियर जो भी है सब कुछ एक चाइल्ड लाइक वो तरीके से अलग ही करना चाहिए। इट इज़ ए इवॉल्विंग एंड डेवलपिंग ब्रेन, जिसके अंदर बहुत कुछ एक्सपीरियंस से डेवलप होगा। तो अभी डेवलप नहीं हुआ है, ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। अब जैसे लेस देन 5 ईयर बच्चे सारे ईगो सेंट्रिक, उन्हें अपने से मतलब है, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। तो सभी बच्चे ऐसे होते हैं। तो अब उनको जो उनका एक्शंस हैं, उनका बिहेवियर है, वो उसी तरीके से जज करना चाहिए, रादर देन हम बड़ों के केस में धक्का दे दिया तो हम अपना बड़ों की तरह सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा रूड हो गया, या ये तो बड़ा। अब वो हो सकता है खुशी में भी ऐसा कर दे, बिकॉज उससे अपना एक्सप्रेशन नहीं आता इमोशंस का। विद ग्रोइंग नॉलेज जो सबके पास है, एंड स्पेशली मुझे लगता है एज अ साइकियाट्रिस्ट हमारे पास भी, आपके पास भी आते होंगे, ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ ADHD अवेयरनेस की वजह से या डायग्नोसिस की वजह से? हाँ, वही अवेयरनेस और डायग्नोसिस। ग्रोइंग तो ADHD बढ़ने तो लगी है बच्चों में, उसमें स्क्रीन का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज यू क्रिएट ए एंग्शियस चाइल्ड। अच्छा।
दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और हम ना जो ये कलर फूड खा रहे हैं, ये जो कलर डाई खा रहे हैं, ये भी ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड एकदम से एनर्जी देते हैं और एकदम से जंपिंग जैक बन जाते हो आप। देयर सो मैनी थिंग्स। और शुरू में जब बाउंड्रीज नहीं खींची जाती बच्चों के साथ तो भी बच्चे अनरूली हो जाते हैं, और फिर जब उन्हें रोका जाता है तो बुरा लगता है। और कई बार ना हमारे ही अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कई बार पेरेंट्स बच्चे को मेज पे खड़ा कर देंगे और कहीं डांस कराएंगे उसे, मतलब सपोर्ट करके, और फिर यही बच्चा, इसे क्या पता कि ऐसे खुद नहीं चढ़ना चाहिए, वो फिर चढ़ेगा तो आप उसे डांट रहे हैं। तो ऐसे एक बैलेंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे को अगर हम उसकी बुद्धि के हिसाब से एक्सप्लेन करते चलें तो बच्चे इतनी ADHD की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे। एक तो कुछ तो बच्चे होते हैं बिल्कुल हार्डकोर, मतलब जिन्हें हो नहीं है, चाहे जेनेटिक्स की वजह से, बट ज़्यादातर केस जो होते हैं मेजॉरिटी वो माइल्ड मॉडरेट होते हैं, जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एज अ पीडियाट्रिशियन मैं यही बात आपकी समझ पा रही हूँ कि इसमें पेरेंटिंग का रोल बहुत ज़्यादा है। अब एक्चुअली पेरेंटिंग एक ऐसी एंटाइटी है, जैसे एक लड़की है, जब तक वो माँ नहीं बनती तो वो लड़की रहती है, और लड़की जैसे ही उसकी बच्चा पैदा हो जाता है तो वो माँ बन जाती है। तो इतना शेयर चेंज आता है, उसके जो हार्मोन्स पहले बहुत बड़े होते हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं, उनमें से कुछ डिप्रेशन में चली जाती हैं, और उन्हें कुछ एंक्शस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, मेरा बच्चा ठीक तो है, दूध तो सही पी रहा है, इसकी लंबाई बढ़ रही है, वेट बढ़ा, तो और वो अल्टीमेटली जो भी मदर की एंजाइटी है वो बच्चे पे रिफ्लेक्ट होती है, और बच्चा भी वो क्यूज से कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो पेरेंटिंग पहले क्या होता था, जैसे एक फैमिली में बहुत सारे लोग होते थे, तो कभी दादी से एडवाइस मिल गई, कभी बाबा से एडवाइस मिल गई, कभी जो दादी की जो भाभी है उनसे एडवाइस मिल गई। एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट था। अब एक ही बच्चा, अच्छा इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता था, एक मक्खन आया उसके 5 टुकड़े हो गए, अब किसने कम खाया किसने ज़्यादा खाया, और वैसे तो सभी खा लेते थे क्योंकि कम मिलता था। अब क्या है, वो पूरा 100 ग्राम ही माँ बच्चे के सामने रख देगी और फिर जज करेगी इसने कितना खाया, नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, और ज़्यादा खा, क्योंकि उसके सामने एक इंडेक्स बच्चा रहता है कि जो ज़्यादा हेल्दी है। क्योंकि एक इन जनरल भी ना सोसाइटी में जितना बच्चा चबी होता है वो ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, पतले बच्चे को सोचते हैं तो बीमार है। बहुत सारे फेट्स हैं जो पेरेंट्स को अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करने चाहिए, बट वो डिस्कस करने का ना मौका नहीं आता, बिकॉज क्या होता है कि वो सिक केयर के लिए जाते हैं। जब उसे उल्टी हो रही है, बुखार हो रहा है, बहुत सीवियर वायरल इन्फेक्शन है, अगर वो उसे हेल्थ केयर के लिए लेके जाए, मतलब बिना बीमारी के लेके जाए, तो हमारा जो इवोल्यूशन है, अच्छा हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। सपोज अब मैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास महीने में 1 बार जाता हूँ, उससे कहता हूँ भाई मेरी चाल देख ले, मेरे कंधे वगैरह देख ले, ये खराब होने से पहले देख ले। अब ये नहीं, खराब होने के बाद जाते हैं ना हम, तो फिर चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो दिस इज़ द टाइम जब 1-1, 2-2 बच्चा है सबके पास, तो उन्हें हेल्थ केयर के लिए जाना चाहिए। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डॉक्टर के पास तब नहीं जाना है जब सब कुछ बिगड़ गया है। आप प्रिवेंटिव सोच के चलिए, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे पीडियाट्रिशियन है, तो हम उस टाइम पे जाएं कि हम आगे क्या करें। इट इज़ मोर ऑफ लाइक एडवाइस टेकिंग या फ्यूचर डिस्कशन व्हाट वी कैन डू बेटर फॉर द पर्सन एज अ होल। आपने ये चबी वाली बात करी, इस पे मैं आगे और एक क्वेरी जो हमारे पास आती है कि बॉडी शेमिंग बच्चों में फैमिलीज के अंदर इतनी इंटरनलाइज्ड है, एंड समटाइम्स विदाउट इवन नोइंग कि कोई भी आके बच्चे के कॉम्प्लेक्शन, हाइट, वेट पे इतना कमेंट करता है, या फिर इंटरनेट पे देयर आर लॉट ऑफ आजकल कंपैरिजन करने के लिए इजी हो गया है, तो उसके लिए क्या करें? पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, बच्चा ऐसा दिखता है, हाइट बढ़वा दो, कलर फेयर करा दो, पतला करा दो। बट कलर से क्या होता है या हाइट से क्या होता है? जब मैं बड़ा हो रहा था तो ये कहते थे कि इंडियंस तो ना फुटबॉल वगैरह खेल ही नहीं सकते, इनकी तो हाइट कम है। फिर धीरे धीरे अब मेरे दिमाग में ना ये बात, क्योंकि एक बड़े सीनियर डॉक्टर ने मेरे सामने कहा था ये, तो वो बड़ी जम सी गई थी, तो मैं खेलने की तरफ थोड़ा डिस्करेज हो गया कि यार हमारी तो हाइट वाइट भी कम है, हम तो इनसे कम्पीट ही नहीं कर सकते। अब जब मैं मेसी को देखता हूँ तो उसकी तो हाइट बहुत ही कम है और वो मतलब वर्ल्ड का टॉप फुटबॉलर बने। ऐसे ही तो ये सब चीज़ें ना लिमिट करती हैं हमें, हमारी सोच हमें लिमिट करती है, कुछ हमारे बिलीफ हमें लिमिट करते हैं। और रही कलर की बात, तो मुझे एक ऐसी कहानी याद आती है कि एक बाग के अंदर सूरजमुखी का फूल उगा हुआ था और एक गुलाब का फूल था। तो सूरजमुखी के फूल ने इतराते हुए उससे कहा कि अबे तू तो बहुत छोटा सा है, देख मुझे देख,
मैं आसमान तक जा रहा हूँ और सब पूरा कोई भी देखेगा सबसे पहले मैं दिखाई दूंगा। तो गुलाब ने उससे कहा इतना मत इतरा, मेरी पंखुड़ी तेरे से बहुत बेटर है और मेरी जो खुशबू है ना दुनिया लाइक करती है, और जितनी तितली है ना तेरे पास इतनी नहीं आएंगी जितनी मेरे पास आएंगी। हर एक में कुछ कुछ खूबी है। ये तो वेरिएबल्स हैं। अगर आप क्या व्हाट शुड बी द आइडियल हाइट? आइडियल हाइट मीन्स इट इज़ नॉट 6 फीट, इट इज़ नॉट 5 फीट, इट इज़ नॉट 5.5 फीट, इट इज़ ए स्पेक्ट्रा। जैसे हमारे यहाँ मेल हाइट 5'3" से लेके 6'2" तक हो सकती है। अब उसी हिसाब से हमारे दरवाजे बने हुए हैं, उसी हिसाब से हमारी कार बनी हुई है, उसी हिसाब से हमारी बस बनी हुई है। अगर हम 7.5 फुट के हो जाएंगे तो रोज टकराएंगे, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम 5'3" से एज ए मेल अगर छोटे हो गए तो फिर हम थोड़े शॉर्ट कहलाते हैं। बट ये सब लिमिटेशन हमें लिमिट करती हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली तो हम अपने काम से जाने जाते हैं। कोई भी डॉक्टर उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे पेशेंट ठीक कर रहा है, उससे जाना जाएगा। या कोई प्लेयर है वो कैसे अपना स्पोर्ट्स खेल रहा है, कितना डेडिकेटेडली खेल रहा है, कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, क्या उसका कॉन्फिडेंस है, क्या उसकी काइंडनेस है लोगों के साथ, उससे वो जज होगा, ना कि वो उसकी शक्ल से होगा। और बहुत से आप फिल्म स्टार देखो, शुरू में जब पिक्चरों में आते हैं तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, बट जैसे जैसे वो सक्सेसफुल होने लगते हैं तो वही स्टार लगने लगते हैं। एब्सोल्युटली, मुझे भी लगता है कि फैमिली में हमें बहुत शुरू से ये बात इंट्रोड्यूस करनी चाहिए और बच्चे से थोड़ा इस तरीके की बॉडी शेमिंग है ऐसे लोग थोड़ा स्टार्टिंग में ही कट डाउन कर देना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें घुसे ही ना। बट ये पेरेंट्स ही तो करते हैं ना। मेरे भाई का कलर व्हीटिश था और मेरा थोड़ा फेयर था, तो जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते थे। अब मुझे तो समझ नहीं थी उस समय राजेश खन्ना जी का ज़माना था, तो मेरी कंपैरिजन भी उनसे होती थी। अब इससे मेरे भाई को अच्छा नहीं लगता था। तो ये चीज़ें ना हम पेरेंट्स ही डाल देते हैं, और जबकि ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ये तो बिल्कुल बात है। एंड अगेन जो आपने फिल्म स्टार्स वाली बात बोली, स्पेशली जब टीनेजर्स बच्चे आते हैं तो हम लोग भी कोशिश करते हैं इन्हें रीएम्फेसाइज करें ये चीज़ें कि जो आप देख रहे हो ये बहुत हैवी मेकअप, एयर ब्रश, प्लास्टिक सर्जरीज, फिलर्स एक्सेट्रा के बाद आप ये चीज़ें देख रहे हो, एंड एवरीबडी इज नॉट सपोज टू लुक लाइक दिस एंड यू कैन नॉट लुक लाइक दैट। कि वो आइडियलाइज नहीं करें, अदरवाइज उससे उन्हें भी इश्यूज हो सकते हैं। अगर वो देखें मुझे भी ऐसा ही लगना है और ऐसा ही दिखना चाहिए, होती है कुछ बच्चों को। और वो जैसे मेरे पास आएंगे कि हाइट के लिए आते हैं, कलर के लिए आते हैं, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि देखो हाइट में ये तो जेनेटिक 80%, एंड सेकेंडली अगर आपके अंदर कोई कंपाउंडिंग फैक्टर है, जैसे अस्थमा है, कोई और एलर्जी है, वीट प्रॉब्लम है, सीलिएक डिसीज़ है, थायराइड है, ये हम सब रूल्ड आउट कर सकते हैं कि अगर आपको ये सब है तो आप थोड़ा बेटर हो सकते हो। बट आपकी एक मिड पेरेंटल हाइट होती है, जो फादर की हाइट है, मदर की हाइट है, उससे हम एक मिड पेरेंटल हाइट कैलकुलेट करते हैं और उससे प्रोजेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली तो आपका काम है। सूरत से ज़्यादा सीरत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको और सुंदर बनाती है। आप किसी को उठा के देख लो, अब गांधी जी थे तो सुंदरता की वजह से थोड़ी थी, अपने कार्य की वजह से थे, या हमारे पीएम है या कोई भी है, आप उनके कार्य से उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। मैं आपके जो आपने कैरेक्टर डेवलप करा है उनके बारे में कुछ बताइए। क्या सोचा? बहुत यूनिक चीज़ थी उस टाइम पे। आज ये तो इंटरनेट से और बहुत पहले की बात है। बहुत पहले की बात है, यस। मैं ना बहुत इंटेंसिव केयर करते करते ये समझ गया था जो हम सोच रहे हैं एज ए डॉक्टर या जो हम जज कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है। और बहुत बच्चे पेट दर्द के आते थे, तब मैं शुरू में जज करता था कि मेरे पास अगर मान लो 1000 चिल्ड्रन आ रहे हैं एक महीने में, एक साल में पेन की, उनमें से एक ही बच्चे को पेन, मतलब उसमें कोई कॉज निकलेगा और कुछ कॉज ही नहीं निकलता, तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल पेन एप डाउन। बट इट्स फाइन टू से इट फंक्शनल, बट ये हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके फिर बहुत मैं सोचता रहता था। फिर मुझे लगा कि बच्चों को कैसे समझाया जाए। फिर मैंने देखा कि बच्चे ना अपनी टीचर को बहुत फॉलो करते हैं कि टीचर ने कह दिया कि ये देखो तुम्हारी ये वर्क पूरा नहीं है, मतलब अब तो खैर डर जाते हैं, उस समय टीचर ने जो कह दिया उसकी बात एक सत्य थी, मतलब एक अचूक बात थी। अपने पेरेंट्स की इतनी नहीं सुनते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, करेक्टर चाहिए,
जिसे ये सिमुलेट कर सकें। और जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ ऐसा था भी, ब्रूस ली की फ़ोटो लगी रहती थी रूम में, या सिल्वेस्टर स्टैलोन की लगी रहती थी, या जिसका जो पसंद था वो लगाए रखते थे पोस्टर उनके। तो कहीं ना कहीं हम उन करेक्टर्स को देख के मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, और जो हम देखते हैं वो उसे हम अडॉप्ट करने लगते हैं। तो जय जी तारा से मैंने सब वही हरकतें कराई जो पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा करे या बच्चा सीखे। तो मैंने ऐसे जय जी तारा का डेवलपमेंट शुरू किया और वो बढ़ता चला गया। लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय डूइंग, तो वो जो देखते थे बच्चों में वही। पहले तो मैंने उन्हें एडिक्ट करा कैरेक्टर से, जैसे मैंने जंगल सफारी बनाई, सर्कस बनाई। तो जब बच्चों को जय जी तारा अच्छा लगने लगा तो मैंने उन्हें फिर गुड हैबिट्स परोसनी शुरू कर दी उन्हें, कि भाई ये अब बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स के पैर छूने लगे जय जी तारा देख के, और बहुत से बच्चों में बहुत चेंज आ गया। कुछ पेरेंट्स ने कहा थोड़ी देर तो जय जी तारा की तरह रहता है, फिर ही अपनी पे आ जाता है। तो ठीक है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, और उन्हें बड़े प्यार से, बिना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से ट्रीट करते हैं तो बेटर होते हैं। और मेरा जय जी तारा टोटल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पे बना हुआ है। एंड अब टाइम के साथ साथ ये मैंने देखा भी, वो कैरेट एंड स्टिक वाला मेथड में अब कैरेट ही बचा है, कि इससे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही अब वर्क करता है। ये नेगेटिव कहने से कोई फायदा नहीं है, और उल्टा ही होता है। अब पेरेंट्स है, माँ है, वो चाहती है खा ले और उसका मुंह बीच बीच के खिलाती है, वो बच्चे उतने ही पिकी ईटर हो जाते हैं, उतनी ही उनमें प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। और मैं बहुत समझाता हूँ उसके साथ जबरदस्ती मत करो। एक तो ग्रोथ जो है ना स्पट, वो रेगुलर एक जैसा नहीं है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, और एपेटाइट भी हमेशा एक जैसी नहीं है, कभी ज़्यादा है कभी कम है। और ये स्टोरेज बॉडी है, अरे कुछ कम खाया तो भी वहाँ से स्टोर से रिलीज हो जाएगा। बट वो माँ इस बात को ट्रस्ट नहीं कर पाती हैं, और वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं कि इसने कुछ खाया नहीं। इस बात पे मैंने देखा है कि शायद इंडियन और फॉरेन पेरेंटिंग में थोड़ा डिफरेंस है। वो ऐसे करके रख देते हैं, बच्चा खुद उठा के खाता है, और यहाँ थोड़ा सा हमारा फोर्सफुल फीडिंग वाला रहता है कि मुंह में डालना है खाना बच्चे के। है, जैसे जो फ्रेंच मदर है वो स्टोरेज बॉडी को समझती है। वो रास्ते में जाएगी तो ग्रेजिंग कराती नहीं ले जाएगी कि चिप्स दिला दिया, ये दिला दिया, वो दिला दिया, उसकी एपेटाइट ही खत्म हो गई। और वहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ है, पेरेंट्स वर्किंग हैं तो उनके खाने पीने के टाइम सेट हैं, और सब एक टेबल पे बैठ के खाते हैं। वहाँ ये गरम ठंडे का चक्कर नहीं है कि गरम रोटी दे रहे, मतलब कुछ किसी कल्चर में अच्छा है, कुछ किसी कल्चर में अच्छा है। वहाँ कंपैरेटिवली थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा है, बट वो प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो जो भी उनका डिसिप्लिन है वो वहाँ जाके फेल हो जाता है। प्रोसेस एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड। अब हमारा कंट्री भी उनकी नकल में प्रोसेस फूड की तरफ चल पड़ा है, वरना हम पहले ताज़ा फूड खाते थे। ये कुछ हमारे यहाँ रिलीजन ऐसे हैं जो मान लो गेहूँ भी पीसते हैं तो 2 दिन का पीसते हैं, और वो फिर क्योंकि उन्हें लगता है इसमें इम्प्यूरिटीज आ जाएंगी, सुरसुली हो जाएंगी या कीड़े हो जाएंगे, तो फिर जब ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा पीसते हैं। तो एक कल्चर ये भी है, और एक ये है कि मतलब रोटी भी नहीं बनानी, बनी बनाई ले ली। इसमें तो 10 मिनट डिलीवरी ऐप्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऑब्वियसली ये पूरा जनरेशन वो करने में, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड। इफ आई वांट टू ईट समथिंग आई कैन गेट इट राइट नाउ। दरअसल हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम कम्युनिकेशन के लिए जाते हैं, उसके विचार जानने के लिए जाते हैं, अपने विचार, अपनी परेशानी सुनाने के लिए जाते हैं। वो मीटिंग ऐसे ना हो कि वो खाने की मीटिंग हो जाती है कि ये मंगाओ वो मंगाओ। अब एक ब्रेस्ट फीडिंग का क्वेश्चन है कि बहुत मदर्स इस बात पे परेशान रहती हैं कि कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, बच्चे को कैसे पिलाऊं, उसकी डाइट पूरी कैसे हो। तो इस बात पे क्या सजेशन हम उन्हें दे सकते हैं? देखिए, उसके लिए क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही पॉइस थिंग है हमारी सोसाइटी के लिए भी, बट जितनी हम बातें करते हैं उसके हिसाब से हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट इंटरफेस है वो एक ऑब्स्टिशियन है जो डिलीवरी करा के रिलैक्स हो जाती हैं, वो उसके बारे में वो ब्रेस्ट फीडिंग की बात नहीं होती। फिर जो दादी अम्मा है वो टेक ओवर कर लेती है। उन्हें किसी को ये नहीं मालूम कि फर्स्ट 6 आवर्स के अंदर अगर हम मतलब सकिंग शुरू कराते हैं तो दूध जल्दी आ जाता है और बेटर रहता है। वो अदरवाइज 72 आवर्स तक भी ले जाता है मिल्क सिक्रीशन होने में, और वो उससे पहले उसे फेल घोषित कर देते हैं कि इसकी मम्मी की तो दूध ही नहीं आ रहा, इसके तो टाँके लगे, इसका तो ऑपरेशन हुआ है, इससे तो बैठा नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारे मिथ जो हैं वो सोसाइटी में रहते हैं,
और जैसे एंटिसिपेटरी गाइडेंस, जैसे वही सिक केयर और हेल्थ केयर की बात है, डॉक्टर के यहाँ जैसे एंटीनेटल पीरियड में ही उसको ये गाइडेंस होनी चाहिए कि अल्टीमेटली ब्रेस्ट फीडिंग करनी है और ब्रेस्ट फीडिंग के इतने फ़ायदे हैं, क्योंकि वो किताबी बात ज़्यादा रह गई है। दूसरा, जो मदर को लगता है कि बच्चा मेरा कमज़ोर तो नहीं रह रहा है, उनका दूध दिखाई नहीं देता है कि कितना दूध आया। और दूसरी गलती क्या करती है माँ, आजकल जो नई लड़कियां हैं वो ब्रेस्ट पंप यूज़ करती हैं और उन्हें ब्रेस्ट पंप की जानकारी भी नहीं होती। ब्रेस्ट पंप में इतनी वैरायटी है, एक डोमिसलरी यूज़ से लेके कमर्शियल यूज़ तक के आते हैं। एंड जो कमर्शियल यूज़ के उनका जो सक्शन है, वाइब्रेशन है, वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप कमर्शियल पंप से एक ब्रेस्ट से दूध एक्सप्रेस करा रहे हैं तो वो दैट कुड बी 60 ml 100 ml, जो ब्रेस्ट आपके नॉर्मल पंप से 30 ml या 20 ml ही निकाल लिए। अब सपोज उसने एक नॉर्मल पंप जो मीटू टाइप का पंप ले लिया और उसने उससे फीड एक्सप्रेस करा तो उसमें 30 ml दूध आया, 20 ml दूध आया, तो उसे एक इंप्रेशन हो जाता है मेरा तो दूध नहीं बन रहा, मतलब मेरा तो दूध ही बहुत कम है, तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। तो यहीं वो ब्रेस्ट फीडिंग का सैबोटाज हो जाता है। जबकि हम ये कहते हैं कि जब आप दूध पिला रही हो तो आपको ब्रेस्ट हैवी लगती हैं, और जब आप दूध पिला चुकती हो तो यू फील लाइटनेस इन योर बॉडी, तो आपकी बॉडी बहुत लाइट हो जाती है। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, अगर आप फीड करा के, अगर आप उसके डायपर, जब भी आप डाउट में हो तो मैं पेरेंट्स से कहता हूँ कि आप हर घंटे उसका डायपर खोल के देखो। अगर उसका वेट डायपर 8 हो गए, क्योंकि अगर आप लगा लगा रहने दोगे तो आपको पता नहीं उसने एक बार करा, 2 बार करा यूरिन, तो अगर उसके 8 वेट डायपर 24 आवर्स में हो जाते हैं तो आपका मिल्क सफिशिएंट है। और इन जनरल एक पाउडर मिल्क लेने वाले से या काउज एंड बफेलो मिल्क लेने वाले से जो मदर फीड लेता है बच्चा, वो कम चबी दिखता है, थोड़ा थिन दिखता है, उसके स्टूल भी लूज होते हैं, क्योंकि माँ के दूध के अंदर लैक्टोज 8% तक है, थोड़ा ज़्यादा है, तो उनके मोशन थोड़े लूज होंगे, थोड़े ज़्यादा होंगे, तो उनका वेट उतना ही दिखता। बट फिजियोलॉजिकली जो कुदरत का निज़ाम है, जो कुदरत ने हमें दिया है, क्योंकि पहले तो फीड आता नहीं है माँ को, तभी आता जब बच्चा हो जाता है, तो वो बेस्ट मिल्क इज़ ब्रेस्ट मिल्क। और एज ए डॉक्टर जब मेरे पास कोई भी बीमारी से बच्चा आता है तो हमारे यहाँ एक हिस्ट्री होती है, मेरे काउंसलर पूछते हैं कि भाई कौन सा फीड ले रहा है, तो जैसे मैं देखता हूँ MM मदर मिल्क पे है ये, तो मैं 50% तो रीएश्योर हो जाता हूँ, मेरा एंटीबायोटिक देने का भी मन नहीं करता, और मैं एक गैस कर लेता हूँ, एक प्रेडिक्टेबल कोर्स, ये 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। और जैसे ही वो मुझे लगता है ऊपर का दूध पी रहा है, दूध में पानी डाल के पी रहा है, या इसकी हाइजीन अच्छी नहीं है, तो बहुत 100 परेशानियाँ बच्चे के साथ लगने लगती हैं। तो कुछ हद तक बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ओपन डिस्कशंस की ज़रूरत है इस बारे में, जो अभी मिसिंग है। I'm sure you all have a lot of more questions and we'll be really happy to answer them for you. Make sure you put them in the comment section below. So thank you so much, sir. Thank you. For busting so many myths and childhood parenting. This is literally an endless topic and इतनी queries होती हैं लोगों की. Make sure you're visiting your pediatrician before the child is sick, जिससे वो आपको अच्छे से guide कर सकें और बता सकें कि actually बच्चे के साथ करना क्या है. So thank you everybody for joining in, and until next time. This is Dr. Rashi Agarwal. See you soon.